हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम और क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 मई। 28 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं। पहला वीडियो शुरू करने से पहले आप सब अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, जिससे सभी लोग इसे देख सकें। तो आज का पहला है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस जो है यह 25 मई को मनाया जाता है। अब यह 25 मई को मनाया जाता है, तो यह जो है प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन उन गुमशुदा बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुँचे हैं या जो कभी भी लापता हैं और जो अपराध के शिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस का प्रतीक चिल्ड्रंस डे इज़ द फॉरगेट मी नॉट फॉलोअर्स। शुरुआत में इन दिनों को 1979 में न्यूयॉर्क शहर में 6 वर्षीय ईथन पार्ट्स के लापता होने के बाद 1983 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा अमेरिका में 25 मई को मिसिंग बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। गुमशुदा और शोषित बच्चों के लिए यह जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय ICMEC यानी कि MEC गुमशुदा बच्चे यूरोप और यूरोपीय आयोग के सहयोगात्मक प्रयासों से 2001 में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में औपचारिक रूप से यह मनाया जाता है। अगला है, सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य में लागू हो रहा है। तो सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम जो है यह तमिलनाडु राज्य में लागू हो रहा है। अब यह तमिलनाडु में लागू हो रहा है, तो इसके बारे में हम विस्तृत में जानेंगे। तो यह जो है तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत आदित्य और बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। कार्यक्रम केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तरह से अभिनय कार्यों में किया जा रहा है जो बिजली के बाढ़ गैर प्रदूषित सौर पैनलों द्वारा संचालित होते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और जानवरों विशेष रूप से हाथियों से हमले के जोखिम को कम करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं। योजना के तहत विद्युत बाढ़ की निर्माण लागत जो है वह 50% किसानों की सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी। इसे आपको याद रखना है। अगला है, किस संगठन ने पैरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी की है। तो यह जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने इस रिपोर्ट को जारी की है, जो कि मार्च 2020 में जारी हुई है। अब यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSB द्वारा पैरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव मार्च 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नए ग्राहकों के पैरोल डेटा पर आधारित है, जिसे ESIC द्वारा संचालित किया गया है। यह EPFO और पेंशन फंड नियमित PFRDA के सेवानिवृत्त निधि निकाय है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा योजना से लगभग 8.21 लाख नए सदस्य शामिल हुए हैं, जबकि फरवरी में यह संख्या 11.83 लाख थी। अगला है, किस राज्य ने खेल संगठन के इच्छुक एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड TCLL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है गुजरात सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब जो खेल प्राधिकरण गुजरात ने व्यक्तिगत और कौशल विकास के लिए पूरे गुजरात में इच्छुक एथलेटिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए टाइम्स सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड यानी कि TCLL के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। खेल प्राधिकरण गुजरात और TCLL के बीच साझेदारी खिलाड़ियों के मद्देनज़र
जो है यह संबंधित है और उन्हें अपने खेल का प्रबंधन करने और प्रक्रिया में सफल खिलाड़ी बनाने में मदद करेगी। साझेदारी के तहत 2000 से अधिक युवा और इच्छुक एथलेटिक्स को शुरू में गुजरात भर में आनंद, टापी, नाडियाड, पोरबंदर, नगर हिम्मत और सूरत जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह एक पहली तरह की ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर है और यह 3 महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस कठोर प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को चुना जा रहा है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है। तो इसमें अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को जो है औद्योगिक का दर्जा दिया है। तो इसमें मिजोरम सरकार ने जो है खेल को औद्योगिक का दर्जा दिया है। अब मिजोरम सरकार ने दिया है तो मिजोरम राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के उद्देश्य से खेलों को औद्योगिक दर्जा दिया है। इसमें जो है क्षेत्र को उद्योग की स्थिति प्रदान करने के लिए खेल क्षेत्रों की आवश्यकताओं और क्षेत्र में शामिल अन्य लोगों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मिजोरम में देश भर के प्रमुख क्लबों के लिए फुटबॉल खेलने वालों का एक पूल है। हाल ही में वर्षों में हॉकी और भारोत्तोलन के भी राज्यों के अच्छा प्रदर्शन रहा है। खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रायटे ने खेल को दर्जा देने की सलाह दी। इससे स्पोर्ट के निवेशकों और प्रमोटरों के अलावा खिलाड़ियों को भी सबसे ज़्यादा फायदा होगा। भारत में सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग ISL है, जिसे 12 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। तो इससे इतने फैक्ट बनते हैं। अगला है, कांगड़ा चाय किस राज्य में उत्पादित की जाती है। तो इसमें जो कांगड़ा चाय है यह हिमाचल प्रदेश राज्य में उत्पादित की जाती है, तो इसे आपको याद रखना है। कांगड़ा चाय जो है वह हिमाचल प्रदेश में उत्पादित की जाती है। अब यह हिमाचल प्रदेश में उत्पादित की जाती है तो कांगड़ा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया जाता है और 2005 में इसे भौगोलिक संकेत का दर्जा भी दिया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य से घाटी के ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों का उत्पादन किया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा कोरोना वायरस के मुकाबला करने के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ के स्थान पर HIV रोधी दवा के उपयोग की संभावना व्यक्त की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि कांगड़ा चाय में रासायनिक प्रतिरक्षा बढ़ाने में कारगर साबित हो सकता है। उन्होंने इस तथ्य पर अपना बयान दिया है। HIV विरोधी दवाओं की तुलना में चाय के रसायनों द्वारा कोरोना वायरस गतिविधियों को बेहतर तरीके से अवरुद्ध किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर IHBT में आयोजित वेबिनार में समाज और उद्योग के लिए कांगड़ा चाय के लाभों पर चर्चा की गई थी। अगला है, किस राज्य ने 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि के रूप में मनाया है। तो अभी झारखंड सरकार ने 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया है। अब झारखंड ने मनाया है तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इसमें झारखंड नहीं होगा, छत्तीसगढ़ है। तो 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने मनाया है। छत्तीसगढ़ सही है। अब छत्तीसगढ़ ने मनाया, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 25 मई को वर्ष 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए राज्य के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों एवं विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों को स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस दिन को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। तो अभी सभी लोग इसमें जान लें कि जो यह 25 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यह छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है यह है कि जवानों, सुरक्षा बलों और विभिन्न वरिष्ठ नेताओं के विगत नक्सलियों द्वारा शिकार हुए इनकी स्मृति में यह मनाया जाता है।
अगला है, किस राज्य ने विलुप्त होने से पौधे को बचाने के लिए अपने संरक्षण के प्रयासों को उजागर करते हुए एक पहली और अनूठी रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इस पहल को शुरू किया है। अब उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है तो उत्तराखंड राज्य 1100 यानी कि 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास को रेखांकित करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला एक पहला राज्य बन गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजातियों में संरक्षण के लिए जर्मन प्लाज्म संरक्षण है। संरक्षण कार्यक्रम में गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अश्वगंधा जैसी बड़ी जड़ी बूटियां शामिल हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस का संभावित इलाज खोजने के लिए शोध में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को हिप्स ब्लोअर वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लागू किया है। लगभग 1145 पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किया गया है और कुल संरक्षण में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की लाल सूची के तहत 46 प्रजातियां उत्तराखंड के लिए स्थानीय हैं और 68 प्रजातियां दुर्लभ हैं। विलुप्तप्राय जो यह खतरे में हैं। रिपोर्ट जो संरक्षित पौधों के सबसे बड़े भंडार में से एक है, 24 मई 2020 को जारी किया गया था। अगला है, भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो अभी हाल ही में ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार की सिफारिश के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख जो हैं वे राजेश भूषण बनाए गए हैं। अब राजेश भूषण बनाए गए हैं तो राजेश भूषण भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित उच्च स्तरीय पैनल के प्रमुख हैं। समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है, जिसमें 11 सदस्य शामिल हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं औषधि महानियंत्रक डॉक्टर ईश्वरा रेड्डी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के नियम में जो है वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए समिति की सहायता प्रदान करेंगे। तो ये आपके रहे करंट अफेयर्स। दोस्तों, यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।